हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब कोई? हेलो 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 डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आपको पता है। कल हम लोग जो किए थे प्यारे नन्हे बेटे को एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग कर लिए थे, और आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप लोग लास्ट तक जरूर रहिएगा और देखिएगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है, और ऐसे समझाऊंगा जैसे आपको एकदम इमेजिन होगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कभी भूलोगे नहीं, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। भगवान करे आप लोग हमेशा मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। हम भी बढ़िया हैं, अच्छे हैं। ठीक है? तो टेलीग्राम पे क्विज़ हो रहा है भाई, टेलीग्राम पे आप सब कोई जुड़ जाइए। ठीक है ना? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका चल रहा है। आप लोग भाई टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए। ज्वाइन नहीं किए तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद आप इंस्टॉल करने के बाद उसमें सर्च करेंगे चैनल का नाम साइंस संग्रह, ज्वाइन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करें ना? चलो शुरू करें। चलो शुरू कर देते हैं। तो इसका तो हम लोग ये सब सारा कुछ कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन आंसर आज हम लोग को करना है। तो चलिए पाठ का प्रश्न उत्तर हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है। समझना, वैसे भी पिताजी बिटिया से ही ना पूछे थे कि बेटा ये बताओ तुम्हारे आसपास कहाँ पे लोहा है। बस यही सवाल है। बिटिया से यही सवाल किया गया है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है। अब यहाँ पे आप ये मत लगा देना क्वेश्चन मार्क, नहीं। आप तो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे रहे हो। ये बिटिया के लिए वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ के लिए तो आप आंसर ही दे रहे हो कि बिटिया से क्या सवाल किया गया। तो बिटिया से ही ना पूछा गया कि बिटिया ये बताओ, जो पिताजी थे, पिताजी अपने कंधे पे बेटे को बिठाए हुए थे, जो ये बोला था कि हम तो अब दादाजी से भी बड़े हो गए हैं पापा, और बिटिया से बातचीत कर रहे थे, और उसमें पूछे बिटिया से कि बेटा ये बताओ कि आपके आसपास में लोहा कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ है आप बताओ। यही सवाल किया गया है। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, कि बिटिया से यही सवाल किया गया है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है। बस यही सवाल किया गया। ठीक है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ आप डेली क्लास ज़रूर समय से ज्वाइन करो, बिकॉज चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे से लेकर के आता हूँ, कोशिश करता हूँ द बेस्ट दूँ, जो भी दूँ द बेस्ट दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। पाती में ती दीर्घई होता है, चलो खैर आप सुधार लेना। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, यही ना पूछा गया है कि बिटिया कहाँ कहाँ। तो बिटिया कहाँ कहाँ बताती है, वो तो अपने आसपास अपनी जानकारी के हिसाब से लोहे को पहचान पाती है। उसके आसपास शुरू में क्या मिलते हैं? चिमटा मिलता है, कलछुल, अंगीठी, सणसी, ये सब दरवाजे की जंजीरें होती है, कब्जे होते हैं, उसके बाद कांटियाँ होती है, ये सब वो बताती है। बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है, क्योंकि ये चीज़ें उसके आसपास थी। बिटिया जो है अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है। उसके आसपास चिमटा, कलछुल, अंगीठी, सड़सी, दरवाजे की सांकल। सांकल का मतलब होता है जंजीर, जो दरवाजे में लगा होता है ना, खिड़की में। कब्जे, कब्जे वो बताए थे कि जो फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर दरवाज़ा सेट किया जाता है, और फ्रेम को दरवाजा से अटैच करने के लिए कब्जे लगे होते हैं, और उसमें लगी कील, कील मतलब कांटी, जिनमें वह लोहे को पहचानती है। देखो, इसके अलावा वो थोड़ा देर समय लेती है, सोचती है, सोचने के बाद ये भी बताती है कि जो खंभे पे, 2 खंभे से जो तार बांधे होते हैं ना, जहाँ पे वो गीले कपड़े पसारे जाते हैं, उसका भी उसको याद आता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जनरली फर्स्ट टाइम में वो कहाँ कहाँ पहचान पाती है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि बस यही लिख देना है, कॉपी मार देना है, ऐसा नहीं है। आप खुद से अगर समझ रहे हो तो खुद से भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं। यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। तो भाई पहले तो बिटिया अपने हिसाब से पहचान पाती है, उसके बाद पिताजी बताते थे कि देखो बेटा, लोहा जो होता है, इसके अलावा जो आप बताए हो, इसके अलावा फावड़ा में, कुदाली में, टांगिया में, खुरपी, बसला, ये सब जो होता है, और उसके बाद
बैलगाड़ी के पहिए पर जो चढ़ा पट्टा है वो सब बताते हैं वो। उसके बाद बैल के गले में जो घंटी लगा है उसके बारे में भी तो वो बताते हैं ना, कि वो कांसे की बनी घंटी के अंदर जो लोहे की गोली होती है, तो वो सब लोहे की पहचान पिताजी कराते हैं। कौन कराता है? पिताजी। ओहो, और माँ वाला छूट गया, इसमें मैं आंसर नहीं लिख पाया हूँ। खैर आप कर लेना, मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप ये लिख देना कि कवि जो है लोहे की पहचान अपने आसपास की वस्तुओं जैसे फावड़ा, कुदाली, टांगिया, खुरपी, बसुला, बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ा पट्टा, बैलों के गले में लगे घंटी आदि से कराते हैं। और वही जो माँ है, माँ किससे कराती है? माँ अपने आसपास, अभी आप लिख सकते हो कि माँ अपने आसपास की वस्तुओं के माध्यम से लोहे की पहचान कराती है। वो बताती है बाल्टी, बाल्टी, हाँ लिख लिए बाल्टी। बाल्टी के बाद आप लिख सकते हो कुएं के लिए जो घिरनी लगा हुआ है, घिरनी, घिरनी वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हंसिए, चाकू इत्यादि में लोहे की पहचान कराती है। कौन? उनकी पत्नी, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे लिख देना भाई, छूट गया है मेरे से, मैं टाइप करना मतलब ऐसा हुआ कि भूल गया हूँ, आगे निकल गया हूँ। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी अपने आसपास की वस्तुओं के माध्यम से लोहे की पहचान कराती है। आसपास की वस्तुओं जैसे कौन सा? जैसे मैं आपको बताता ना, बाल्टी हो गया, कुएं के लिए जो घिरनी लगा है वो, उसके बाद हंसिए, चाकू, इस सब में वो लोहे की पहचान कराती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सारे कोई कमेंट करो तो समझ में आया कि नहीं। सारे कोई एक बार चैट में कमेंट करेंगे कि समझ में आया कि नहीं। सारे कोई चैट में आ जाओ और बताओ कि समझ में आया कि नहीं। चलो बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इसलिए बोलता हूँ बहुत आसान चीज़ें है, बहुत ही आसान है। और घबराओ मत, सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो भाई। चलो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, लोहा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। सारी दुनिया जानती है कि लोहा एक धातु है और वो भाई अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बहुउपयोगिता का मतलब वो बहुत ज़्यादा उपयोग है और सभी जगहों पर पाया जाता है, सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है लोहा। मतलब कि यूँ समझो कि इसके बिना तो हमारी दैनिक जीवन कटेगी ही नहीं। जीवन जो हमारा डेली यूजेस हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोहे की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोहा जो है अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता मतलब ज़्यादा उपयोग के चक्कर में और सभी जगहों पर व्याप्त होता है, ये पाया जाता है, इसके लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है। लोहा एक धातु है। अब रही बात कि इसकी खोज क्यों की जा रही है, तो खोज हम क्यों कर रहे हैं भाई। पाठ में तो जो चर्चा है कि भिलाई बलाडीला में लोहे की खदान भी प्रसिद्ध है, लोहा का वहाँ पे खान पाया जाता है, खदान भी बोलते हो, तो वो पाठ के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन खोज क्यों की जा रही है, इसकी तो खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि यह मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है ही, सच्चाई है। अर्थात यह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। सही बात है। मतलब यूँ मैं आपको कल बताया था कि लेखक लास्ट तक ये कह देते हैं, ये हम लोग को बता देते हैं कि लोहा जो है, लोहा, ये पाठ सिर्फ लोहा पे ही नहीं है, वो ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान यानी हर वो पुरुष, हर वो औरत जो अपनी दिनचर्या, अपनी दैनिक जीवन को काटने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो हर विषम परिस्थितियों में मेहनत करता है। ठंडा, गर्मी, मतलब सुख दुख, सब स्थितियों में वो भाई मेहनत करता है, तो वो भी लोहे की तरह स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। वो ये बताना चाहते हैं लेखक। तो हमारी जीवन में इसका भाई एक संबंध है। मानव जीवन में तो ये समझो उपयोगी तो है ही, हम सुबह से शाम तक प्राय ऑलमोस्ट वस्तु लोहे का इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा नहीं कहेंगे केवल इसी का करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हम इसका करते हैं। मतलब इसको अगर हमारे जीवन से हटा लिया जाए तो शायद हमारा जीवन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, बिकॉज ये सब मिनरल से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है और उसमें विशेष करके लोहा जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यह हमारी ज़िंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। मतलब एक दूसरे को, ज़िंदगी से हमारा इसका रिलेशनशिप क्या बना कि हम एक लोहा की तरह हो गए हैं। हम एक लोहा की तरह, भाई हमें भी लोहा की तरह होना चाहिए, और होते भी हैं मानव, जो हर परिस्थितियों में अपने आप को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो वो भी तो लोहा के समान मजबूत होते जाता है। लेखक फाइनली ये बता जाते हैं, इसलिए इसकी खोज की जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और यह हमारी ज़िंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। क्लियर।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ, घबराओ मत, आज का सेशन बहुत ज़्यादा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 अब देख रहे हो कि इस घटना से उस घटना तक, यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है? इस घटना से उस घटना तक। इस घटना से का मतलब कि अभी बच्ची बहुत छोटी थी और लेखक ने उनका कल्पना ये कर लिया कि जल्दी से भाई मेरे बेटे भी बड़े हो जाए, मतलब पिताजी जो थे वो इतनी कल्पना कर लिए कि मेरे बेटे भाई जल्दी से बड़े हो जाओ तुम, और बिटिया भी जल्दी से बड़ी हो जाए, ताकि मैं इसके लिए एक सुंदर सा अच्छा सा वर खोज लूँ, वर ढूंढ लूँ दुल्हा, और उसके बाद इन दोनों का मतलब शादी में करा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, ताकि ये भाई मानव जीवन को भी समझे, संबंधों को भी समझे और जिंदगी भी समझे पिताजी। तो पिताजी का सोच देखो कहाँ से, बचपन से अपनी, अभी तो उससे बातचीत कर रहे थे कि बेटा बताओ लोहा कहाँ पे है, और बच्चे को तो भाई बेटे को कंधे पे बिठाएं, मतलब वहाँ से, इस घटना से, मतलब इस स्थिति से, और कहाँ तक चले गए, उस घटना तक, मतलब कि वो बड़े सयाने वाली कल्पना कर रहे हैं कि बेटी को भाई हम अच्छे बर ढूंढ करके शादी करा दें, बेटा भाई बड़ा हो जाए, सयाना हो जाएगा तो जिम्मेदारी कुछ ले लेगा। तो इस घटना से उस घटना तक का तात्पर्य क्या है? बच्ची के छोटे से लेकर व्यक्ति के जो बेटे हैं उसके बड़े हो जाने तथा लड़की के लिए उपयुक्त वर ढूंढकर उसकी शादी करने से है। इसका जो तात्पर्य है वो कहाँ से है? बच्ची जब छोटी थी, जहाँ पे वो बता रही है कि कलछुल, खिड़की के जो वो क्या बोलते हैं, जंजीरें हैं, सांकल, दरवाजे, ये सब जो बता रही है ना कि वहाँ पे लोहा पाया जाता है, मैंने उस स्थिति से लेकर बड़े वाली स्थिति, बेटे को बड़े हो जाने तक, या फिर लड़की के लिए उपयुक्त उचित वर, जैसा तैसा दुल्हा नहीं, मतलब जैसी बेटी है उसके लायक, हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी का दुल्हा अच्छा मिले, संस्कारिक मिले, नशा मुक्त मिले, और भाई कमाता धमाता हो, मतलब परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, बेटी को खुश रख सके, माता पिता को खुश रख सके। सबकी इच्छा यही होती है, ठीक है, और यही होनी भी चाहिए। तो उसके हिसाब से वो वर ढूंढ करके उसकी शादी कराना चाहते हैं, कल्पना वहाँ तक चली गई। तो इस घटना से उस घटना तक, मेरी बातों को समझो आप लोग, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो भाई वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी जो होती है मानवीय संबंधों की सच्ची समझ हो सके बच्चों को। भाई लड़की की शादी अगर होगी तो शादी कराने के बाद वो भी तो कुछ बोझ अब लेगी ना, अपने परिवार में अब आएगी, तो अब फिर परिवार बढ़ेगा भी, तो भाई क्या होता है कि उसमें संचालन करने की जिम्मेदारियां बनती हैं, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगते हैं कि हाँ ये होती है परिवार। मतलब कल तक तो वो बच्चे की ज़िंदगी में थी, हर लड़की या फिर हर लड़का जो होता है, क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि केवल शादी कर देने से ही जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। बाल बच्चे जो भी होते हैं, लड़की हो या लड़का, अपने परिवार की हर स्थिति को समझता है तो भाई वो अच्छा है। हर स्थिति को समझना चाहिए। अगर आप समझदार हो गए हो, समझदारी के लिए कोई ऐसा उम्र नहीं होता है कि अगर आप इतने साल के हो गए हो तो अभी आपके अंदर समझदारी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये नहीं है कि मैं अगर 10 साल का होऊंगा, 10 साल का हो जाऊंगा तभी मेरे अंदर समझदारी नाम की चीज़ें पनपेगी, नहीं तो 10 साल के अंदर मुझे कुछ भी करना है, जो मन सो करो, ऐसा नहीं है भाई। समझदारी, बुद्धि, विवेक बचपन से धीरे 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 आपके अंदर आने लगता है। आप जैसे भी आप आग के पास जाते हो, आप आग के पास जाते हो तो क्या होता है कि अगर आप गलती से दिया जल रहा है, अगर आप उसमें हाथ लगाते हो, टच करते हो तो आपको तो वहाँ पे थोड़ा सा ये फील हुआ कि नहीं नहीं नहीं, तो मुझे कष्ट हुआ ऐसा करने से, मेरा हाथ जल गया, या फिर मतलब पैनिक सा फील हुआ। तो अब आप जीवन में क्या करोगे कि कभी उससे मतलब टच नहीं होगे, आप दूर ही रहना चाहोगे, बिकॉज आपकी मेंटल वहाँ पे मतलब कि जो दिमागे है, मेंटलिटी आपकी सेट हो गई कि हमें इसको टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे हमें पेन होता है, मतलब दर्द होता है, जलन फील होता है। तो समझदारी है ना, समझ आ गई है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि हम 15 साल के हो जाएंगे तभी जिम्मेवारियां समझेंगे, नहीं तो माँ पापा किस परिस्थिति में है हम नहीं समझेंगे, पापा हमको कहीं से ये चीज़ चाहिए, मम्मा ये चीज़ हमको चाहिए, भाई आप कहीं से ला करके दो। और ऐसा नहीं है भाई। आप अगर ऐसा जिद करते हो, पारिवारिक कंडीशन अगर सही नहीं है तो आप अगर ऐसा जिद करते हो तो ये आपकी गलती है, आपकी 110% गलती है। हम एक ही कहावत नहीं, ये सच है कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ये कभी दुखित होना है तो तुलना करना सीखो, दुखित होना है तो तुलना करना सीखो दूसरे से, कि फलाना के भाई 3 बिल्डिंग हो गए हैं, हमारे भाई तो एक झोपड़ी ही है। अरे हमारी झोपड़ी हमारे लिए महल से कम नहीं है, क्योंकि झोपड़ी के राजा हम हैं। तो फिर
जो है प्रभु ने जो दे दिया वो बहुत शानदार दिया है, जितना दिया है बहुत ज़्यादा दिया है, और उसमें अपना मेहनत करते रहना है, तुलना करके दुखित नहीं होना है। तो ये सारी समझदारियों से भाई पिताजी चाहते हैं, पिताजी यही चाहते हैं कि शादी कर दे अच्छे दुल्हा से लड़की का, ताकि उससे जिंदगी और मानवीय संबंधों की सच्ची समझ हो सके कि हाँ, मानव के संबंध क्या होते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, जिंदगी वास्तव में होती क्या है। तो जब अपने सर पड़ता है ना भाई, तो बहुत लोग को समझना पड़ता है, समझ आने लगती है धीरे धीरे कि हाँ, कल तक तो हम पापा का धोखा दिए थे, जब खुद अपना बेटा धोखा देगा ना तो समझ आता है। इसलिए कभी मम्मा से पापा से झूठ नहीं बोलने को, ईमानदारी से रहने को, और उनकी चीज़ों को, उनकी चेहरा समझो, वो चाहते क्या है, आपसे क्या उम्मीद किए हैं, उस पर कोशिश करो खरे उतरने का। इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये सोचते हो कि चलो मतलब पापा मम्मी को नहीं पता चलेगा, हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊँ ना, ये ऑनलाइन देवता है, इनको कहीं ना कहीं से जरूर कभी ना कभी फील होगा, और ये अपने बच्चे को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। बट अगर ये कष्ट में होते हैं ना, तो ये इनकी बद्दुआ जरूर पड़ती है। ये बद्दुआ देते नहीं है, लेकिन ये कष्ट में होंगे तो इनका आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आप तरक्की करो और पॉजिटिव वे में चलो, माँ पापा का साथ हमेशा दो, और किसी भी कंडीशन में देखो, माँ पापा अपने परिवार को छोड़ करके मतलब एक समय से पहले आपकी ज़िंदगी में कोई और एंट्री कर गया तो समझ जाओ वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक विचलित, मतलब गलत वे में कभी ना जाए। आप सभी समझ रहे हो, बच्चे नहीं हो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया कि इस घटना से उस घटना तक का मतलब कि बचपना से लेके वो सयाने वाली कंडीशन तक, ठीक है ना। कि इस घटना से तात्पर्य क्या है कि बच्ची छोटी है, वहां से लेकर उस घटना तक का तात्पर्य क्या है कि बेटी के बड़े हो जाने पर और लड़की के लिए उपयुक्त वर ढूंढना, ये उस घटना तक की पहचान है। ठीक है बच्चा पार्टी, आप इतना कर लेंगे, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ स्पष्ट करना है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले कि व्याख्या करे, अर्थ स्पष्ट करे, तो उसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो होते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, पहले प्रस्तुत का मतलब जो ये लिखा गया है वो पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल लेखक हैं, जो लेखक हैं उनका नाम लिख देना है, उनके द्वारा रचित ये कविता है तो हम कविता ही लिखेंगे, कहानी होगा तो कहानी लिखेंगे, निबंध होगा तो निबंध लिखेंगे। जैसे अर्धनारीश्वर निबंध है तो हम लिख देंगे निबंध, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था, तो ये लिख देंगे। और कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, से लिया गया है, मतलब कि ये जो पंक्ति है इस पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन है, ये आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताया, लेखक ये बताते हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो लोहा है भाई। हर वो आदमी जो मेहनत कश मतलब मेहनत कर रहा है, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे है, जीविका चला रहा है, तो वो लोहा है, वो लोहा से कम नहीं है समझो। हर वो औरत जो दबी हुई है मतलब सताया जा रहा है उसको, बोझ उठाने वाली मतलब वो दुखों का बोझ सहकर भी आगे बढ़ रही है, वो भी लोहा से कम नहीं है। तो कवि यही ना बताना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि हर वो आदमी जो अपनी जीविका के लिए हर विषम परिस्थितियों में, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी, बरसात हो, हर विषम परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करता है कि नहीं, हर वो आदमी भाई, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, तो अपने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, दवाइयाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है दैनिक जीवन में, ज़रूरतें बहुत सारी होती है, और उसको पूरा करने के लिए भाई पर्याप्त राशि होना चाहिए उसके पास। और राशि के लिए तो भाई उसको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो खुद का बिजनेस हो या फिर किस दूसरे का कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो काम करना ही पड़ेगा। और वो बंदा करता है, नहीं करेगा तो उसके परिवार का पालन पोषण संचालन नहीं हो पाता है। तो बताओ वो हर स्थिति में, मान लीजिए आप कहीं काम करते हो, तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि बरसात होगा तो हम काम नहीं जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे खाओ पियोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब वो हर परिस्थिति में बंदा काम करने जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत हो। औरत भी काम करती है बेचारी, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना मतलब, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं। वैसे भी अब तो अपने ऊपर मतलब क्या बोले, मतलब एक होना चाहिए कि हर लड़कियों से मैं बोलूँगा, लड़के तो होते ही हैं, लड़कों की भी विदाइयाँ होती है, जब वो घर से विदा लेते हैं देश की सुरक्षा के लिए, मतलब बॉर्डर वगैरह पे जा करके देश की रक्षा करते हैं।
मैं उन लोग को बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन लड़कियों से भी बताऊँगा कि हर लड़कियों को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, कि एक ऐसा समय आए कि उसको कोई ये ना बोले कि मतलब पैसे के लिए उसे दूसरे पे डिपेंड रहना पड़े। शादी के बाद भी बिल्कुल नहीं। आप इतनी पढ़ी लिखी हो जाओ, पढ़ लिख करके आप जॉब पकड़ो यार, आपके लिए भी रास्ते हैं। ऐसा नहीं कल चल के ऐसा ना हो कि आपका पति भी ये बोल दे कि हाँ चलो तुम तो मेरे ऊपर डिपेंड हो, मैं पैसा दूंगा तब ना ये करोगी, नहीं तो नहीं करोगी। मतलब जैसा आपकी आगे की आपकी मर्जी। बट मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो क्या केवल इसीलिए नहीं ना कि मतलब शादी हो जाए, ऐसा नहीं है। आप भाई अपना भी एक ट्रैक रखो कि हमें ये करना है, हमें ये करना है और बिल्कुल करना है, करेंगे तो करेंगे। सबका एक टारगेट होना चाहिए, बताओ। और ऐसा करो, सब कोई लड़का हो या लड़की जो भी हैं, आप लोग खूब मेहनत करो यार। कभी कल्पना किए हो कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे मामा पापा का जितने भी मतलब घर के लोग हैं सबका नाम रोशन हो, अचानक से एक दिन न्यूज़पेपर में आ जाए, न्यूज़ पे आ जाओ कि फलाना के बेटे ने किया एकदम ये धमाल, वो ये नहीं मन करता है? चाहता है सब कोई चाहता है, पर कर नहीं पाता है सब कोई। इसका राज क्या है? मेहनत करो, कहीं ना कहीं उसमें डाउटनेस आ जाता है। इसलिए चलो बेस्ट विशेष सबको। तो कठिन परिश्रम करता है वो भी लोहा के समान ही है। हर वो औरत जो अत्याचार, देखो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ समझाना ही नहीं है, आपको रियल लाइफ से कनेक्टेड करना भी मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, कुछ नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूँ, बातचीत करूँ, उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ रियल लाइफ का कनेक्शन भी देते रहूँ, ताकि उसको मोटिवेशन हमेशा रहे। मोटिवेशन बहुत ही नेसेसरी होता है, नहीं तो डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं। मैं बोलता हूँ खुश रहना सीखो, रुलाने वाले बहुत हैं। खुद के लिए तालियां बजाया करो, नहीं तो गालियां सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए खुद पे डिपेंड रहो। ये बोलो आई एम नॉट लेस देन एनीवन, मैं किसी से कम नहीं हूँ, बस सिंपल। बट अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। हर वो औरत जो अत्याचार सहकर भी अपने दुखों को झेल रही है वो भी लोहा के समान ही है। वो लोहा से कम नहीं है। कितनी स्ट्रांग है वो कि घर का काम भी कर लेती है। देखो स्त्रियां जो होती है बहुत ही मतलब, इसको भाई बोला गया कि जिस घर में स्त्री ना हो ना, उस घर में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया है, सूर्योदय हो ही नहीं रहा है उस घर के लिए, मतलब सूर्यास्त हो चुका है जिस घर में स्त्रियां ना हो। इसलिए स्त्रियों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर जगह इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, पढ़ना क्या ये सब चीज़ें हैं। जैसे हम अपनी माँ बहन की खुद की रक्षा करते हैं, तो वैसे दूसरों की भी माँ बहन हमारे लिए माँ बहन ही है, इसलिए रिस्पेक्ट। हर वो औरत जो अत्याचार सहकर भी अपने दुखों को झेल रही है। आप देख रहे हो आजकल के समाज में कितनी महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है हर जगह पे, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो भाई उस परिस्थिति को भी झेल रही है, वो लोहा के समान है। अतः कवि यह बताना चाहते हैं कि लोहा साधारण धातु न रहकर परिश्रमी इंसान, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, परिश्रमी इंसान तथा दुख सहने वाले लोगों के कर्म का प्रतीक है। लोहा सिर्फ धातु ही नहीं है, वो देखो परिश्रमी इंसान यानी कि मेहनत करने वाले इंसान तथा दुख सहने वाले जो लोग हैं उसके कर्म का एक प्रतीक है। वो सिंबल दे रहा है कि देखो जैसे हम हैं वैसे तुम रहो। जैसे लोहा बोल रहे कि लोहा मैं हूं, मैं लोहा हूं, स्ट्रांग हूं। दिख रहे हो ना, कहीं पे रखो मुझे, बरसात में रखो, कहीं पे भी रखो, आग में भी रखोगे तो जल्दी नहीं पिघलूंगा, लेकिन अब पूरी मुझे नष्ट करने की अगर चाह ही लोगे तो वो अलग बात है। लेकिन लोहा ये हमें प्रतीक देता है कि मेरे तरह बनो। इंसान को भी लोहा की तरह होना चाहिए, मतलब मेहनती होना चाहिए, हर दुखों से झेलने का कोशिश करना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी आप डीमोटिवेट होते हो तो एकदम उसके लिए मोटिवेशन आपको ज़रूरत पड़ जाता है, तो मोटिवेट हो जाइए खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, नहीं, चलो तुम लोगों के लिए बोलता हूँ। कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है, ठीक है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इनकी पहचान करते हैं, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, बताइए। ये सही बात है कि कविता के अंदर मतलब लोहे की पहचान तो आसपास में की गई है, बिटिया भी करती है, कवि भी करते हैं और पत्नी भी करती है। तो ये सब चीज़ें आपके और हमारे मन में क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ,
यही ना प्रभाव उत्पन्न हुआ। बिटिया फटाफट से उससे पिताजी पूछते हैं कि बेटा बताओ कहाँ पे लोहा है, तो फटाफट से वो जल्दी से इमेजिन करके यही ना बता देती है कि वो पापा यहाँ पे लोहा है, वहाँ पे है। मतलब डेली लाइफ वाली जो यूज़ है वहाँ पे लोहा की प्रेजेंस बताइए। वो पापा भी यही बताते हैं कि बेटा इसके अलावा यहाँ पे लोहा पाया जाता है। मम्मा क्या बताती है कि देखो इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है। मतलब और बताती क्या है वो, हंसुआ चाकू जो भी होते हैं ना, बाल्टी वगैरह, तो ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं और इससे इंपॉर्टेंस का पता चलता है। देखिए मैं लिस्टेड कर दिया हूँ कि क्या क्या मन में प्रभाव उत्पन्न होता है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इनकी पहचान करते हैं उससे हमारे मन में निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कि यह हो रहा है कि यह हमारे आसपास कदम कदम पर मिल जाता है। आप अपने घरों में देखो ना, बहुत जगहों पर लोहा पाया जाएगा। हमारे आसपास कदम कदम पर लोहा जो है वो मिल जाता है। यह घर गृहस्थी में सभी जगहों पर पाया जाता है, व्याप्त है कि नहीं। घर गृहस्थी में मतलब किसान भाई लोग का तो क्या, किसान आजकल के देवता है। आजकल के क्या, पहले भी वो देवता थे, आज भी देवता है। भले लोगों के पास पैसा हो गया है तो कितना भी पैसा हो जाए ना, पैसा नहीं ना खाओगे, अन्न ही खाना है, तो अन्नदाता ही सबसे बड़ी देवता है। ठीक है, तो यह घर गृहस्थी में सभी जगहों पर व्याप्त है और यह मजबूती, सहनशीलता और दृढ़ता का प्रतीक है। लोहा यही ना हमें बताता है कि जैसे लोहा मजबूत है उसे इंसान को मजबूत होना चाहिए। लोहा सहनशीलता का एक प्रतीक होता है। जैसे उसे तुरंत गर्म करो तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है, मतलब वो सहन करती जाता है, सहन करते जाता है, सहन करते जाता है। तो इंसान को भी सहनशीलता होना चाहिए। कोई कितना भी आपको परेशान करे, एक निश्चित समय तक आपको भाई सहन करना है। दुनिया बहुत आपको पीछे खींचेगी, आप एक कदम आगे बढ़ोगे ना तो 2 कदम दुनिया जो है आपको पीछे खींचना प्रयास करेगी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है, कभी ना कभी उसी को थका दो। तो ये सब चीज़ों का और दृढ़ता का भी प्रतीक है लोहा। यह हमारी जिंदगी और संबंधों को भी प्रभावित करता है। लोहा जो है जिंदगी को भी और संबंधों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। लोहा हमारा आधार है, बिल्कुल बेसिक है, ये हमारा बेस है। बेसिकली अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में लोहा का बहुत यूज़ है, हमारे लिए यह बहुत यूज़फुल है। सो वी कैन से दैट आयरन जो होता है वो हमारे लिए बेस होता है। ठीक है ना, मतलब डेली सुबह से शाम तक के ऑलमोस्ट वस्तुएं जो भी हम यूज़ करते हैं बच्चा पार्टी, उसमें लोहा पाया जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, जटिल नहीं है, बस बोलता बहुत ज़्यादा हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग को बुरा लगेगा तो मैं क्या करूँ। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, समझ आया। मेरा काम है बोलना, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दीजिए, मैं क्या करूं। लेकिन मेरा काम है समझाना। मेरा पर्पस वो नहीं है कि सिर्फ वीडियो लाइव आ गए या फिर वीडियो बना दिए अपलोड कर दिए, जाओ भाड़ में जाओ, सब देखना मत देखना, समझना मत समझना, नहीं, जो भी देता हूँ। हाँ, एक आध बार मिस्टेक्स मुझसे भी हुआ है कहीं कहीं पे, वो क्या बताया, मतलब वो क्या, मतलब मिस्टेक हो गया है, बट उसको भी मैं सुधार दिया हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, बताए थे ना, लेकिन मैं वहाँ पे पिन कर दिया हूँ कमेंट में और बार बार उसको नेक्स्ट टाइम समझा देता हूँ। इंसान हूँ, इंसान से ही गलतियाँ होती है। ऐसा नहीं कि टीचर है तो टीचर से गलतियाँ नहीं होगा, वो भी तो इंसान का ही बनाया हुआ है ना, सॉरी भगवान का बनाया हुआ इंसान ही न है। ठीक है, तो इसलिए सोचता हूँ आपको अच्छे से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, बड़ी शानदार है। मेहनत कश आदमी, दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको समझते हैं कि लोहा की खोज का क्या आशय है। लोहा जो है मेहनत कश आदमी से किस प्रकार रिलेट है और औरत से किस प्रकार रिलेट है, ये बताया जा रहा है कि मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। मतलब इन लोगों में लोहे की खोज, मतलब एक रिलेट करो कि उनके अंदर कैसी समानता लोहे से मिल रही है, ये चीज़ें हमें बताना है। क्वेश्चन मिला जुला के कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो कवि जो है यह बताना चाहते हैं कि हर वो आदमी जो अपनी जीविका के लिए हर विषम परिस्थितियों में, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, वही बात है फिर से मैं बता रहा हूँ, कठिन परिश्रम करता है, वो भी लोहा के समान ही है। तो मेहनत कश आदमी के अंदर लोहे की खोज हो गई। अब औरत की बात करते हैं। हर वो औरत जो अत्याचार सहकर भी अपने दुखों को झेल रही है। और ये मानो ना तो औरतें जो होती है ना, पुरुष से ज़्यादा उसके अंदर एक ये होता है, क्या बोला जाए, पेशेंस होता है। एक दूसरे मामले में बोलूँ तो पेशेंस उसके अंदर होता है।
जो पुरुष होते हैं वो उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन है, मैं वहां पे बात करूंगा। तो वो भी लोहा के समान ही होती है औरतें, इंसान की शारीरिक मानसिक दृढ़ता और कर्म लोहे के सदृश है। ये बड़ी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान का जो भाई शारीरिक रूप से बात करें, मानसिक दृढ़ता जो होती है, स्ट्रांगनेस जो होती है, रिजिडिटी बोलते हैं, रिजिडिटी, दृढ़ता का मतलब रिजिडिटी, मतलब कोई ना कोई इंसान हो जाता है रिजिड। मतलब अगर जनरल वे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं डेली के बोलचाल की भाषा में, तो एक होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है तो करना है, जिद्दी। बट गलत वे में मत करो कि हमें यही करना है, मैं ये करूँगा, नहीं। अच्छे कामों के लिए जिद सही होता है। कर्म लोहे, और जो इंसान होते हैं उनके कर्म जो भी होता है वो लोहे के ही सदृश है। ऐसा कभी नहीं, यहाँ पे ये चीज़ दर्शाना चाहा है। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। बहुत सोचते होंगे सर कितना बोलते हो आप। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 9 चीज़ें बहुत शानदार है। यह कविता जो है एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। ये कविता सिर्फ इस पाठ के अंदर प्यारे नन्हे बेटों का ऐसा नहीं है कि केवल वही जो पिताजी हैं उसी पिताजी के लिए है, उसी बेटी के लिए है, उसी माँ के लिए है, उसी बेटा के लिए है, ऐसा नहीं है। पूरे संसार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पूरे चीज़ों को दर्शा रहे। यहाँ पे सृष्टि का मतलब संसार नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक होता है कि संचालन टाइप का, वो समझो, ठीक है। वह संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है, इसमें दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर के अंदर, इस पठित पाठ के अंदर दृष्टि, संवेदना, जिजीविषा, आत्मविश्वास सब कुछ है। इस कथन की पुष्टि करना है हमें, और हम कर देते हैं पुष्टि। ये सही है, ये कथन पूरी तरह सत्य है कि यह जो कविता है आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। आत्मीय संसार की, संपूर्ण संसार की अगर बात करें तो इसमें रिलेशनशिप है इस चैप्टर से। ऐसा नहीं कि बस उसी के लिए है जो ये लिखा है, उसी के लिए, और जिन पिताजी हैं भाई उन्हीं के लिए नहीं है। कवि ने जिस आत्मीय संसार की सृष्टि की है, कवि ने जिस आत्मीय, देखो कवि जो भी यहाँ पे भावना लिखे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी भावनाएं उन्होंने व्यक्त किया। एक तो ये बताया, इस पाठ का मतलब ये मत समझो कि सिर्फ इसमें लोहा का इंपॉर्टेंस बताया गया है। इस पाठ के अंदर ये भी बताया गया कि लोहा जो होता है मनुष्य को, यानी कि इंसान हो, मतलब पुरुष हो या स्त्री, उसको लोहे की तरह होना चाहिए। और उसके बाद वो सबसे और ज़बरदस्त बात इस पाठ के अंदर क्या है कि हर एक बाप के लिए, हर एक बेटी के लिए उन्होंने एक और चीज़ बताया कि हर पिताजी की जिम्मेदारी होती है, और पिताजी बखूबी निभाते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा, अच्छा सा, मतलब एक वर यानी कि दुल्हा ढूंढे और उसका हाथ पीला करा दे। मतलब हाथ पीला कराना मतलब शादी करा देना, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आपको। कितनी शानदार आत्मीय संसार की सृष्टि की है उन्होंने कि उसमें मेहनत कश आदमी के परिश्रम पूर्ण जीवन तथा शोषित, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जाने दो, ठीक है। उसमें मेहनत कश आदमी के परिश्रम पूर्ण जीवन, मेहनत करने वाला जो भी इंसान है भाई, परिश्रम करते हुए अपना जीवन जी रहा है, तथा शोषित पीड़ित अत्याचार को सहती हुई औरत। बहुत औरतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं जो शोषित भी होती हैं, पीड़ित भी होती है, अत्याचार को सहती है, बर्दाश्त करती है, और साथ ही साथ ये सब कुछ सहते हुए घर परिवार की जिम्मेदारियां का बोझ उठाकर जीवन जीने की अभिलाषा को शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है, आप अगर समझो तो गहराई से बहुत सारी चीज़ें इसमें छिपी हुई है कि हमें ऊबना नहीं चाहिए। यहाँ पे नारी का, स्त्रियों का, औरत का जो भी यहाँ पे व्याख्या बताया जा रहा है, इससे क्या होता है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि औरत को, स्त्री हो, स्त्रियों को कभी भी ऊबना नहीं चाहिए, उबना नहीं चाहिए। परेशानियां आए तो हम ये नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, जाओ आज का खाना नहीं बनेगा, माथा पागल हो गया। बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक दिया गया है अभिलाषा, जीने की अभिलाषा है, जीना चाहते हैं, चाहे सुख हो तो अच्छे से जिएंगे, दुख भी हो तो जिएंगे, उबेंगे नहीं। घर परिवार की जिम्मेदारियां का बोझ उठाएंगे, वो चाहे कितना भी हमें अत्याचार मिले हम सहेंगे, अत्याचार सहते हुए भी बोझ उठाकर आगे की ओर चलेंगे, ठीक है।
पुरुष में होता है, पुरुष भी भाई पुरुष बखूबी निभाता है, परिश्रम करता है, वो घर पे बस अपनी पत्नी के सिवाय और किसी को फील नहीं होने देता है कि हाँ भाई मैं कष्ट में हूँ। अपने बाल बच्चे को तो बिल्कुल नहीं, जरूरतें पूरा, हाँ क्या चाहिए ये चाहिए, ठीक है मिल जाएगा भाई, शाम तक का समय दो, शाम में तुम्हारा मैं ये चीज़ लेते आऊँगा। तो कभी कभी मुस्कान जो होती है ना, मुस्कान ऐसा नहीं है कि सामने वाला हंस रहा है तो खुश ही है, सामने वाला कई गम छुपाने के लिए भी हंस रहा होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो अभिलाषा दिया गया है, बताया गया है, बहुत शानदार चीज़ें है ये। इसके अलावा कवि ने, देखो इसके अलावा क्या बताते हैं कवि, कवि ने ये बताया कि बेटे को बड़े और बेटी के लिए उपयुक्त वर मिलने तथा उसकी शादी करने की बात भी कही है। ये सब समाज के लिए, पूरे संसार के लिए हो रहा है कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो मतलब कुछ हमारे साथ देगा, हमारे कार्यों में मदद करेगा, उसके बाद हमारी घर की स्थिति भी जो भी है उसके लिए ये भी कुछ वर्क करेगा तो हमारा बोझ कम होगा, जिम्मेदारी हमारा मतलब ये कुछ ले लेगा तो हमारा हल्का हो जाएगा, बोझ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। बेटी है तो बेटे के लिए अच्छा सा वर ढूंढ लेंगे और शादी करने की भी बात बताई गई है। ये सब समाज के लिए, पूरे संसार के लिए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कविता दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास युक्त आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। ये पूरे संसार के लिए यहाँ पे संचालन इस कविता के रूप से अगर हम बात करें तो आप देखो, मैं समझाने का प्रयास करूँ, आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये सृष्टि कर रही है पूरे संसार की इस कविता से, व्यक्तिगत नहीं है ये कविता, व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है ना। वो पुत्र वियोग वाला था सुभद्रा कुमारी चौहान का, व्यक्तिगत घटना पर वो लिखा गया है कि लेखिका के पुत्र भाई डेथ कर जाते हैं, असामयिक निधन हो जाती है उनकी, बट वो है तो हर माँ के लिए ना, कि हर माँ को ऐसा बीतता है जब उसका बेटा छिन जाता है। तो घटना व्यक्तिगत थी लेकिन सीख पूरी दुनिया के लिए हो रहा है। तो यही चीज है, ये आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। और द लास्ट फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन में बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मतलब इस पाठ में सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे यही लगा कि बिटिया पिता को सिखाते हैं और माँ समझाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है यहाँ पे, ऐसा क्यों? पिता सिखा रहे हैं और माँ समझा रही है, माँ सिखा नहीं रही है और पिता समझा नहीं रहे हैं। देखो ये समझने वाली बात है कि पिता सिखाते हैं, सिखाने वाली चीज कौन कर रहे हैं? पिताजी। समझाने वाला काम कौन कर रही है? माँ। माँ सिखाने वाली काम नहीं कर रही और पिताजी समझाने वाले काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो हर माँ को समर्पित, देखो माँ जो होती है, पहले पिताजी की बात कर लेते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि पिता जो है पुरुष है, आपको पता है, और पुरुष का स्वभाव होता है उत्साही रहना और निडर होना, वो डरता नहीं है। क्या रिजल्ट होगा, होगा तो होगा, देखेंगे, काम करना है, ये करना है तो करो ना भाई, जो होगा सो देख लेंगे। स्त्रियां ये नहीं बोलती कि जो होगा सो देख लेंगे, उसके अंदर ये नहीं है। लेकिन पुरुष जो होता है वो, हाँ चलो ना ये करो, जो होगा सो देख लेंगे ना, एक्साइटमेंट है उसके अंदर, उत्साह है, हाँ ये करना है, और निडर, डर कैसा, करना है। तो वो है कि सिखाना है तो सिखाना है, आप सीखो, सीखो, मैं समझाऊंगा नहीं, सीखो ये चीज। पुरुष जो होता है परिणाम की चिंता नहीं करता है और वो कार्य कर देता है। नहीं सीखोगे तो 4 थप्पड़ भी लग जाएंगे। माँ जल्दी थप्पड़ नहीं देती, पापा तो बेटियों को थप्पड़ नहीं देते, बेटियां इसीलिए बहुत ज़्यादा पापा की प्रिंसेस बोलती है, बट हम तो माँ पापा दोनों के लिए हैं। अब बताओ ना, बोलेगी कि लड़कों वाला को पक्ष ले रहे हैं सर, ऐसे नहीं है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है फ्रेंडली, अगर हम लोग, टीचर तो है ठीक है, बट टीचर को देखो, हर माँ बाप को अपने बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए और बच्चे को भी अपने माँ पापा से फ्रेंडली बिहेव जरूर करना चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को शेयर कर सको, ठीक है। तो और माँ की बात करो, माँ की बात करो तो वो माँ, स्त्रियां, हर दुनिया की जितनी भी स्त्री है ना भाई, जीवन के कटु अनुभव उनके पास होते हैं और वो तरह तरह तरीका समझा करके, तरीका निकाल करके बेटा को या बेटिया को समझाती है। देख बेटा, जानते हो ना पापा कितना मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, हम ही लोग ने करते हैं, तुम ये करो, तुम ऐसा काम ना करो बेटा, ऐसा मत करो कि पापा को तकलीफ हो। बेटा हो चाहे बेटी, किसके लिए कर रहे हैं? वो हम ही लोग के लिए कर रहे हैं। बताओ, देख रहे हो ना फलाना का, उसका बेटा ऐसे करता है, नहीं ना, पापा सुनेंगे ये चीज़ तो कितना कष्ट होगा उन पे। मतलब माँ ये समझाती है, पापा नहीं है, देखो ये कर रहा है, मतलब वो क्लास लगा देते हैं ज़बरदस्त, और ज़रूरी है, मतलब दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सही है।
तो माँ जो होती है, माँ जीवन के हर कटु अनुभवों का ज्ञान रखती है, वो कि बेटी को किस तरीके से बोलूं ताकि उस पर बैड इफेक्ट ना आए। ऐसे नहीं कि बेटा पापा बोल देते हैं तो बैड इफेक्ट आता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। तरीका दोनों का अलग अलग है, कहना वही चाहते हैं दोनों, वही माँ पापा दोनों समझाना ही चाहते हैं, फोकस पॉइंट पे ही जाएगा, लेकिन तरीका अलग अलग, कोई डायरेक्ट ले जाएगा, कोई इनडायरेक्ट ले जाएगा। तो मम्मा इनडायरेक्ट ले जाती है और तरह तरह की प्रक्रिया समझाएगी, लाखों एग्जाम्पल आपके सामने रख देगी, तब ये आपको समझाएगी, तब आपको समझ आएगा कि हाँ मम्मा सही बोल रही हो, सॉरी मम्मी आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, चलो गलती हो गई। तो अब वहाँ से आप अंदर एक बहुत खुशी फील होगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए भाई मम्मा पापा सबको लव करो, अपनी फैमिली को लव करो, ठीक है ना। बट वो नहीं मतलब समझ जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाना है भाई, बिल्कुल नहीं। आपके मम्मी पापा सबके सपने टूट जाएंगे, और माँ पापा आपसे बहुत सपने लगा के रखे हैं, बहुत सपने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा सपना, उतना सपना जैसा कि आप सोच नहीं सकते हो। और शायद आपकी एग्ज़ाम एक क्लास की अगर आपकी रिजल्ट आती है, खुश होते हैं आप, और आपसे कहीं ज़्यादा खुशी उन माँ पापा को मिलता है कि सुकून मिलता है उनको। इसलिए आप उनका सुकून न छीने, आपको जन्म दिए हैं, हमको जन्म दिए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग से वो खुशी चाहते हैं। जन्मदाता जन्म देने वाले से, जन्म जिसको दिया है उससे हमेशा खुशी की इच्छा रखता है, इसलिए हम उनकी खुशियों का हिस्सा बने, न कि उनके दुख में सहयोग करें। उनका दुख का हिस्सा मत, मेरे कहने का मतलब तुम लोग गलत मत समझो, उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ, दुख में वो पड़ते हैं तो उसका हिस्सा बनो, समझाओ उनको, उनके साथ हेल्प करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिता पुरुष होने के साथ स्वभाव से उत्साही होते हैं एवं निडर होते हैं, इसलिए पुरुष परिणाम की चिंता किए बिना कार्य कर देता है। वो भाई एक्साइटमेंट है उसके अंदर, निडर है, कोई डर है नहीं, चलो तो वो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि वो सिखाता है। अब हम टीचर पे ये मत फॉलो कर देना कि वो समझाते नहीं है, केवल सिखा देते हैं, ये होता है रट्टा मार जाओ, नहीं भाई। एक स्त्री होने के कारण माँ को जीवन के कटु अनुभवों का ज्ञान होता है, इसलिए वो अनेक प्रकार से बिटिया को समझाती है। बिटिया को क्या करती है, विशेष करके माँ जो होती है ना, बेटा से ज़्यादा बिटिया को समझाती है, क्योंकि बेटियों को मतलब एक भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सब कोई समझ रहे हो। बेटी को बहुत दायरा में रहना होता है, तरीके से रहना होता है, एक चाल चलन रहन सहन संस्कार, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित समय के साथ उन्हें एक बिटिया जो होती है ना, दो परिवार, दो घर से कनेक्ट हो जाती है। एक तो वो अभी जहाँ पे जन्म है वो अपने मायके में रह रही है, तो मैं ये डायरेक्टली बोल देता हूँ, और शादी के बाद वो ससुराल जाएगी तो वहाँ का भी पूरा संचालन उन्हें करना होता है। इसलिए माँ जो होती है हमेशा बेटी को बहुत अच्छे रूप से परवरिश देती है, अच्छा संस्कार सिखाती है, ताकि वो जहाँ कहीं भी जाए तो उस परिवार का संचालन अच्छे से करे, तो माँ को संतुष्टि और सुकून फील हो, खुशियाँ फील हो, ठीक है ना। तो माँ इसलिए अनेक तरीके से उसे क्या करती है, समझाती है। बच्चा पार्टी बकवास तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश ये किया कि आपको हर तरह से रिलेट कर दूँ, समझा दूँ। इस सेशन से आपको केवल इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर ही नहीं मिले होंगे, क्वेश्चन आंसर के अलावा जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों का ज्ञान जरूर हुआ होगा कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं डेली के क्लास में मोटिवेशन देता रहूँगा हमेशा, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं केवल पढ़ा दूँ, आपको 10 आंसर बता दूँ, हो गया काम। नहीं यार, क्या लगता है अगर 2-4 बातें उसमें और मोटिवेशन की हो जाए, मज़ा आ जाएगा ना। तो आज का ये सेशन समाप्त भी हुआ, और यही नहीं, सेशन तो समाप्त के साथ साथ आपके ये प्यारे नन्हे बेटे जो चैप्टर था वो पूरी तरह से बच्चा पार्टी द एंड हो गया, समाप्त हो गया। अगर आप चाहते हो, इफ वांट टू टेक द PDF ऑफ दिस लेसन, यू हैव टू ज्वाइन, विल हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम। ओके, अगर आप चाहते हो कि इसका PDF मिल जाए आपको, तो आपको भाई ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर PDF। और आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है साइंस संग्रह, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाई हो सके तो सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज सब्सक्राइब तो वो करना है जब आप नए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, और बगल का बेल आइकन ज़रूर घंटी को है नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और कॉमेंट करके बताना कि आज का क्लास कैसा हुआ, ठीक है ना। लाइक भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय बाय। और बिल्कुल बिंदास रहो, 1 से 2 दिन के अंदर वो केमिस्ट्री की भी क्लासेस होंगी, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, तुम लोग टेंशन मत लेना। अगर आप लोग कहो तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, मान लो कि लाइव सेशन का समय नहीं मिल पाया अगर, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्लास लेना होता है और भी वर्केस होते हैं, तो अगर आप लोग अगर कहो तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं होगा। और
ठीक है, और मैं अपना नंबर दे दूंगा। और कभी भी कोई अगर क्वेश्चन डाउट पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, वैसे टेलीग्राम पे भी हैं हम। तो ठीक है बच्चा पार्टी, कमेंट करना, मैं वेट करूंगा। कल का कमेंट मैं पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था, मेरे अंदर एक बहुत नई एनर्जी मिली थी आप सबके कमेंट से। बहुत बच्चे ने कमेंट किया था, कितने बच्चों का नाम लो, बहुत बच्चे ने कमेंट किया था। और प्लीज़ आज भी कमेंट कीजिएगा, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो कमेंट करना। अगर कहीं प्रॉब्लम है कि सर आप सेशन में बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, पढ़ाते बहुत कम हो, तो ये सब भी आप बता सकते हो मुझे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, बाय।